स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी गैलीलियन रूपांतरण। कल भी हमने गैलीलियन रूपांतरण के बारे में पढ़ा था कल के वीडियो में, लेकिन कल हमने कवर किया था स्थिति का रूपांतरण यानी पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे पास में वेग का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण, बल का रूपांतरण एंड न्यूटन के नियमों की निश्चितता, इन्वेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉ एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। ये टॉपिक्स हैं हमारे आज की जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, वेग का रूपांतरण। वेग का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। हम बात करते हैं कि यदि कोई कण यानी कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है या स्थिर है, यदि कण p समय के सापेक्ष स्थिर नहीं है, समय के सापेक्ष स्थिर नहीं है यानी वह मूवमेंट में है यानी मूव कर रहा है, अर्थात p का पोजीशन वेक्टर टाइम का फंक्शन होगा। p का जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम का फंक्शन होगा। यानी पोजीशन वेक्टर से हमारे पास यहाँ रिलेशन है, s फ्रेम में पोजीशन वेक्टर r होता है एंड s डैश फ्रेम में पोजीशन वेक्टर r डैश होता है। यानी s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये r होता है और s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये r डैश होता है पोजीशन वेक्टर। ये टाइम के फंक्शन है। इसलिए हम देखते हैं कि जो इक्वेशन हमारी कल हमने प्राप्त की थी पोजीशन वेक्टर के लिए वो थी हमारे पास में r इक्वल में r डैश इक्वल में r माइनस वी टी। पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन जब हम फाइंड कर लेते हैं तो एस डैश फ्रेम की जो पोजीशन है वो आर फ्रेम से और कांस्टेंट वेलोसिटी से रिलेशन रखता है, आर डैश इक्वल आर माइनस वी टी। अगर हम इसी इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमें वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड हो जाएगा। यानी डी आर डैश अपॉन डी टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो ये हमें फाइंड होगा डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल में डी आर अपॉन डी टी माइनस में इस टर्म का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर v कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है एंड t टाइम है, t का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 1 होगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे v, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल डी आर अपॉन डी टी माइनस वी डी टी अपॉन डी टी, चूंकि ये हम जानते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वी डैश डी आर डैश अपॉन डी टी एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी होगी, डी आर अपॉन डी टी एस फ्रेम में वेलोसिटी होगी एंड माइनस में वी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। जैसे हम देखेंगे कि हाँ वी डैश एंड वी क्रमशः एस डैश एंड एस फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी हैं, ये जो इक्वेशन है हमारी ये कहलाती है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाती है। ये जो इक्वेशंस हैं गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं या वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। जो इक्वेशन हमें 10 फाइंड हुई है उसी का हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं। यानी इक्वेशन 10 जो है हमारी वो है v डैश इक्वल में v माइनस में कैपिटल V, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये s डैश फ्रेम में वेलोसिटी है, ये s फ्रेम में वेलोसिटी है। अगर हम इसका विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएशन कर दे तो डी वी डैश अपॉन डी टी इक्वल में डी वी अपॉन डी टी माइनस में कांस्टेंट वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमें 0 प्राप्त होगा। यानी डी वी डैश अपॉन डी टी इक्वल डी वी बाई डी टी माइनस में 0, या एस डैश फ्रेम का जो एस
के सापेक्ष जो वेग है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, dv अपॉन dt इक्वल में क्या होगा, 0 होगा। जब ये टर्म 0 हो जाती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि dv डैश अपॉन dt इक्वल में a डैश इक्वल a, a डैश इक्वल में a, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म 0 हो गई तो a डैश इक्वल में a। यहाँ हम कह सकते हैं कि a डैश एंड a, s डैश एंड s फ्रेम में पार्टिकल के एक्सीलरेशंस हैं। तो ये जो इक्वेशन है हमारी ये कहलाएगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। चूँकि अभी वाले इक्वेशंस में हमने देखा कि एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है, a डैश इक्वल में a। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के अनुसार सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में कण का जो द्रव्यमान है वो कांस्टेंट होता है, यानी मास जो है वो कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अतः जो इक्वेशन हमने 11 प्राप्त की है, यानी जो इक्वेशन है हमारी 11 है a डैश इक्वल में a, ये हमें प्राप्त हुई। अगर हम इसके लेफ्ट एंड राइट साइड को मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a डैश इक्वल में a, लेफ्ट एंड राइट साइड को अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा ma डैश इक्वल में ma। चूँकि m जो है दोनों फ्रेम में कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये होगा f डैश इक्वल में f डैश इक्वल में f डैश जो है फोर्स है s डैश फ्रेम के लिए, एंड f जो फोर्स है वो s फ्रेम के लिए है। सभी इनर्शियल फ्रेम्स में जो हम मेजरमेंट कर लेते हैं फोर्स का वो इक्वल प्राप्त होता है। ये इक्वेशन हमें शो करती है कि f डैश इक्वल में f। इसे बल के गैलीलियन निश्चितता का नियम भी कहते हैं, यानी इनवेरिएंस ऑफ फोर्स इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इस इक्वेशन से यह क्लियर होता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम भी सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में वैध रहता है। क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जिनमें न्यूटन्स लॉ फॉलो होते हैं, यानी वैलिड होते हैं। यानी ये इक्वेशन यहाँ पर क्लियर करता है कि जितने भी जितने भी इनर्शियल फ्रेम्स हैं उनमें न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड होता है। अब हम बात करेंगे न्यूटन के नियमों की निश्चितता। न्यूटन के नियमों की निश्चितता फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। न्यूटन के नियमों की निश्चितता, इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के जो नियम हैं अनेक प्रयोगों के आधार पर 3 गति संबंधी नियमों को प्रतिपादित किया, जिसे न्यूटन्स लॉ कहते हैं। जिन्हें न्यूटन्स लॉ कहते हैं। ये नियम मैकेनिक्स की क्लासिकल लॉ के नियम के नाम से भी जाने जाते हैं। न्यूटन्स लॉ हैं हमारे पास में। फर्स्ट लॉ जो है वो है कि कोई भी पिंड अगर विराम अवस्था में है, यानी उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो वह हमेशा या सदैव स्थिर ही रहेगा। जिस पोजीशन में है वह उसी पोजीशन में रहेगा। यदि वह यानी मूव कर रहा है तो वह मूवमेंट में यानी उसी दिशा में उसी वेग से गति करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई भी अप्लाइड फोर्स न लगाया जाए। अर्थात F 0 है तो A भी 0 होगा और V भी, जिससे V क्या होगा, 0 होगा या कांस्टेंट होगा। यह जो लॉ है ये कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सेकंड लॉ है कि किसी भी पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स या प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स तथा बल की दिशा में ही होती है, या F प्रोपोर्शनल dP अपॉन dt। इस फोर्स को इन मैथमेटिकल फॉर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल dPn
dt। चूंकि यहाँ पर जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इसके लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन के इक्वल में क्या लिया है 1। F इक्वल डी पी अपॉन डी टी इक्वल, चूंकि हम जानते हैं कि जो फोर्स जो मोमेंटम है P इक्वल क्या होता है mv। P इक्वल में mv रखने के पश्चात हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि m जो है वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट रहता है, और dv अपॉन dt ये कहलाता है एसिलरेशन। dv अपॉन dt इक्वल में एसिलेशन यानी F इक्वल ma, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ है। a यहाँ पर एसिलरेशन है, और ये जो F इक्वल ma हमें प्राप्त हुआ है यानी फाइंड हुआ है, ये कहलाएगा हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रिएक्शन जो होगी तो उसका एंटी रिएक्शन भी होता है। अर्थात हम मानते हैं कि कोई पिंड है हमारे पास, जैसे 1 और 2, 1 के द्वारा 2 पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो 2 के द्वारा 1 पर भी फोर्स अप्लाई होगा, F12 इक्वल में F21। लेकिन देखते हैं हम यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है नेगेटिव x डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, यानी F12 इक्वल में माइनस F21। जहाँ F12 दो पिंडों के बीच रिएक्शन एक्शन मान सकते हैं, और F21 यहाँ पर रिएक्शन है। न्यूटन की गति के नियम गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर या अपरिवर्ती रहते हैं, इनवेरिएंस होते हैं न्यूटन्स लॉ इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी पुष्टि विभिन्न राशियों के गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस से हम देख रहे हैं कि पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन देखा हमने, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखा, एसिलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन देखा, फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखा, एंड आगे की जो टॉपिक हैं उनमें हम देखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन आदि से प्राप्त जो परिणाम हैं उनके आधार पर की जा सकती है पुष्टि। अब हम आगे पढ़ेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन संवेग संरक्षण का सिद्धांत या मोमेंटम कंजर्वेशन। चूँकि हम ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत पहले से छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आते हैं, या 11th क्लास में भी हमने इसे विस्तार से लिया होगा, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में जो पार्टिकल्स का मोमेंटम है अपरिवर्ती नहीं रहता, संवेग अपरिवर्ती नहीं रहता, क्योंकि कण का वेग भिन्न जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में भिन्न प्राप्त होता है। वेलोसिटी जो है वो हमारी डिफरेंट होती है, परंतु संवेग संरक्षण का सिद्धांत अपरिवर्ती रहता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट होता है, लेकिन या हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं होता, लेकिन थ्योरी ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम रिजल्टेंट उसका देखें तो वह इनवेरिएंट होता है, यानी अपरिवर्ती रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान रहे हैं कि किसी निर्देश तंत्र S में दो कणों के मास जो है m1 एंड m2 है, वह उनके वेग क्रम से यानी वेलोसिटी क्रम से u1 एंड u2 हैं। अगर उनके बीच में कॉलिजन होता है यानी टक्कर होती है, टक्कर के पश्चात उनके वेग हो जाते हैं v1 एंड v2, तो संवेग संरक्षण यानी मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2, यानी टक्कर से पूर्व मोमेंटम है ये, आफ्टर कॉलिजन बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। नेक्स्ट हम देखेंगे एक अन्य जड़ा इनर्शियल फ्रेम है हमारे पास S डैश, जिसमें S के सापेक्ष ये S डैश फ्रेम है जिसको हम मूव में मान रहे हैं यानी गतिशील मान रहे हैं v वेलोसिटी से। इन कणों के वेग टक्कर से पूर्व u1 डैश व u2 डैश तथा टक्कर के पश्चात v1 डैश व v2 डैश हैं। तो हम मान सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्ती रहता है, अतः
एस डैश तंत्र में कुल जो संवेग होगा वो होगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, टक्कर से पूर्व है, और टक्कर के पश्चात होगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। चूंकि हम जानते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, हमारे पास में वेलोसिटी होती है v डैश इक्वल में v माइनस में v। ये एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी है, एस फ्रेम की वेलोसिटी है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ से हम v इक्वल में लिख सकते हैं v डैश प्लस कैपिटल V, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम यहाँ देखेंगे, यानी ये एस फ्रेम की वेलोसिटी u1 इक्वल u1 डैश प्लस v, u2 इक्वल u2 डैश प्लस v, ऐसे ही v1 इक्वल में v1 डैश प्लस v और v2 इक्वल में v2 डैश प्लस v। इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमने ये वाली इक्वेशंस लिख ली है। आगे हम देखेंगे कि इक्वेशन 13 जो इक्वेशन है उसकी जगह हम ये वैल्यूज रख दें, यानी इक्वेशन ये हमारे इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करना चाहते हैं। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना चाहते हैं u1 u2 v1 और v2 की। जैसे हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइंड होगा m1 u1 डैश प्लस v, m2 u2 डैश प्लस v और m1 v1 डैश प्लस v और m2 v2 डैश प्लस में v। जैसे हम इस इक्वेशन को ये ब्रैकेट हटा देते हैं तो ये सॉल्व कर पाएंगे m1 u1 डैश प्लस m1 v, इधर पॉजिटिव है, ये इधर कैसा है, नेगेटिव है, इसको हम कैंसिल कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ब्रैकेट हटाने के बाद जैसे हम यहाँ बात करते हैं m1 u1 डैश प्लस m1 v, इस फर्स्ट टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड में भी ये है m1 v1 डैश प्लस m1 v। जैसे हम इसकी बात करेंगे, यानी ये इधर पॉजिटिव एक तरफ लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ दो टर्म बचेंगी, m1 u1 इक्वल m1 v1 डैश। ऐसे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। जिसे कि हम कह सकते हैं कि एस डैश फ्रेम में जो टक्कर से पूर्व टोटल मोमेंटम था वो टक्कर के पश्चात टोटल मोमेंटम के बराबर होता है। ये इक्वेशन हमारी बताती है m1 u1 डैश इक्वल प्लस m2 u2 डैश इक्वल m1 v1 डैश प्लस m2 v2, यानी एस डैश में भी टक्कर से पूर्व कुल संवेग, टक्कर के पश्चात कुल संवेग या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के सिद्धांत अपरिवर्ती रहते हैं, यानी मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ओनली मोमेंटम जो है वो इनवेरिएंट नहीं रहता है, लेकिन मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन इनवेरिएंट रहता है। अब हम असाइनमेंट की बात करेंगे। 2 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, चूँकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। पी पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर एस फ्रेम में ये है, इसके लिए हमें एस डैश फ्रेम में ये गिवन है। एस के सापेक्ष एस डैश का वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, और दूसरा प्रूव करना है कि दोनों तंत्रों में कण का त्वरण समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट ए रेफरेंस फ्रेम मूविंग with a constant velocity with respect to an inertial frame is also a inertial frame। ये दोनों क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। थैंक यू।